भी आप देख सकते हो। हाँ तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे संधि। तो मैंने आपको गुड इवनिंग बताया था सर। कि माइक सभी ऑफ रख ले। अभी हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज पहला टॉपिक है हमारा संधि, और संधि को समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। क्लास के एंड में मैं आप लोगों को कुछ वर्क दूंगा, आपको वो वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जो व्याकरण होता है वो एक ऐसा विषय होता है बेटा, जिसको कभी भी रटके के याद नहीं किया जा सकता। व्याकरण अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि अभी तो आप बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, आगे चलकर आप रीट की भी तैयारी करोगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी करोगे। हर एग्जाम के अंदर संधि आती है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें हिंदी व्याकरण आ रही हो और संधि नहीं आती हो। इसलिए संधि आपको सीख लेनी है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है, नौकरी लगनी है तो देख लेना। ठीक है, तो देखिएगा, संधि की परिभाषा मैंने बताई थी कि जब दो वर्णों के आपस में मिलने पर, दो वर्णों के आपस में मिलने पर, इसको परस्पर भी बोल सकते हैं। दो वर्णों के परस्पर मिलने पर, दो वर्णों के आपस में मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब यहां पर ये देखिएगा बेटा, ये लाइन का मतलब ये है कि जब भी हम दो वर्णों को मिलाएंगे, तो आपको ये मालूम चल चुका है कि जो कल क्लास ये थी कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में टोटल 44 वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं। उन 44 वर्णों के बारे में बात हो रही है। वो 44 वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उन वर्णों में मिलने से फिर क्या होता है? बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। ठीक है, और एक जो होता है ये संयोग होता है। एक क्या होता है? संयोग होता है। यानी दो वर्णों के मिलने से, यानी अपन यूं कह सकते हैं, दो वर्णों के मिलने से अगर परिवर्तन ना हो तो फिर वो संयोग क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है वो? दो वर्णों के आपस में मिलने पर, आपस में मिलने पर जो मिलने पर कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संयोग क्रिया कहते हैं। उसे संयोग कहते हैं। तो ये दो चीज मैंने कल आपको बताई थी कि अगर दो वर्णों को आपस में मिलाते हैं और कोई परिवर्तन हो जाता है, कोई बदलाव हो जाता है, तो कहलाती है संधि। और अगर दो वर्णों को मिलाते हैं और उनमें परिवर्तन नहीं होता है तो वो कहलाता है संयोग। यहां से कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये नॉलेज के लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर दो वर्ण मिलाते हैं, परिवर्तन होता है तो संधि कहलाती है। दो वर्णों को मिलाते हैं, परिवर्तन नहीं होता है तो संयोग कहलाता है। तो कहने का मतलब है, यहां पर मैंने आपको एक उदाहरण समझाया था कि ये अति प्लस अधिक, क्या चीज है ये? अति प्लस अधिक। तो यहाँ पर जब संधि होती है तो संधि हो तो दो पार्ट होते हैं इसके, यानी दो पद होते हैं, बीच में प्लस का निशान होता है। हमेशा संधि जब भी होगी बेटा तो ये अंतिम वर्ण होगा। इसमें आपको ये देखना है, मात्रा देख करके स्वर पहचानने। कल की क्लास में मैंने बताया था कि आपको मात्राएं देखकर स्वर निकालना आना चाहिए। यहाँ पर ती में कौन सा स्वर है? ई है। और यहाँ पर देखिएगा इसके बाद में ये ए है। तो ये एक यण संधि का नियम लग जाता है कि अगर ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाते हैं तो ये ई को क्या आदेश हो जाता है? यह आदेश हो जाता है, यह हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब दो वर्णों को हम मिला रहे हैं, तो दो वर्णों को मिला रहे हैं तो ये बदलाव हो गया, ये परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर क्या हुई है? संधि हुई है। यहाँ पर क्या हुई है? ये संधि हुई है। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया अधिक और यहाँ मैंने लिख दिया अत, और जब मिलाएंगे तो ये शब्द बनेगा अत्यधिक। क्या बनेगा शब्द? ये अत्यधिक बनेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ अपन लिख रहे हैं वी और प्लस ज्ञान, और इसे हम डायरेक्ट मिला देते हैं, ये वर्ड बन जाता है विज्ञान बन जाता है। क्या बन जाता है? ये विज्ञान बन जाता है। तो यहां पर देखिए परिवर्तन नहीं हुआ है, और यहां पर क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है।
तो केवल दो शब्द जो मैंने लिखे हैं ये आपके माइंड में होने चाहिए। भाई दो तरह की क्रियाएं होती है, एक संधि होता है, एक संयोग होता है। जब आपसे पूछ लिया जाए संधि और संयोग में अंतर क्या है, तो मोटा सा अंतर यही है, दो वर्णों के मिलने से परिवर्तन हो जाता है तो संधि होती है, दो वर्णों के मिलने से अगर परिवर्तन नहीं होता है तो संयोग होता है। बोलिए समझ में आ गई लाइनें तो आपको, है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा था संधि के प्रकार, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संधि के प्रकार। अब ये जो संधि है ये कितने प्रकार की होती है बच्चे, बोलो, कल पढ़ी थी ना आपने, क्लास ली थी, संधि कितने प्रकार की होती है। तीन प्रकार, और तीन प्रकार के अंदर कौन से आते हैं, सबसे पहला होता है स्वर संधि। कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। दूसरे नंबर पर व्यंजन संधि, दूसरे नंबर पर व्यंजन संधि, और तीसरे नंबर पर विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहीं से आप लोगों को आगे की जो बात है वो लिंक करते हुए चलना है बेटा। यहां स्वर संधि का मतलब है कि यहां स्वर और प्लस स्वर, यानी स्वर से पहले भी, यानी ये जो प्लस है यहां भी स्वर होगा और इस प्लस के बाद यहां भी स्वर होगा। और स्वर जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। उन स्वरों को जब आपस में मिलाएंगे और उनमें जब बदलाव होता है तो वो स्वर संधि कहलाती है। तो हम यहाँ पर परिभाषा नोट कल कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं कि परिभाषा अगर देखा जाए तो क्या बन जाएगा कि भाई स्वर का स्वर से मेल होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। देखिएगा बेटा, जो आपका वाक्य शुद्धिकरण है, शब्द शुद्धिकरण है, उपसर्ग है, वो सारे के सारे टॉपिक यहाँ इस संधि के टॉपिक से क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये परिभाषा समझ लीजिएगा क्या कह रहा है ये, कि स्वर का स्वर से मेल होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अभी देखिएगा 12th बेस के ऊपर कई वैकेंसी आती है, हालांकि आप लोग पीटीईटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन 12th बेस के ऊपर हाईकोर्ट का एग्जाम होता है जिसमें केवल हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण, दोनों ही व्याकरण आती है। 100 नंबर का पेपर होता है, वहां पर भी बहुत चांस होता है आपका एग्जाम, मतलब आपका फाइट हो जाता है। बस वहां पर एक स्टेनोग्राफी सीखनी होती है, शॉर्ट हैंड सीखनी होती है, आप लोगों को टाइपिंग सीखनी होती है, तो वो सब चीजें हो जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपके माइंड में ये चीज चलनी चाहिए कि जैसे हमारी ग्रेजुएशन होगी, ग्रेजुएशन होने तक हमारी गवर्नमेंट जॉब हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमें 3 साल हमारे पास जो है वो हमें अपने जीवन में देने हैं। 3 साल कुछ नहीं सोचना अपन को, 3 साल केवल और केवल अपनी नौकरी के बारे में सोचना है। एक बार जब गवर्नमेंट जॉब लग गई, नौकरी लग गई, उसके बाद हमारा पूरा जीवन पड़ा है मस्ती करने के लिए। तो पहला काम है कि आप अपना टारगेट फिक्स कर लें कि मुझे तो जॉब लगनी है, हाउ एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, परिस्थिति हो, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई को जो है बिल्कुल बाधित नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर यही बात आप लोग सीखते चलेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर क्या लिखेंगे, व्यंजन का व्यंजन से या फिर स्वर से मेल होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप जानते हो, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, भाई जवाब दो, रिप्लाई करो, माइक ऑन करो, स्क्रीन को टच करो और माइक को ऑन करके जवाब दो, बात करो एक बार। व्यंजन कितने होते हैं भाई, 3 प्रकार के व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बोलिए, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक नहीं आता, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन,
अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, 3 तरह के व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, संधि का टॉपिक आगे बढ़े उससे पहले ये सारा क्रम याद हो जाना चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूं कि वर्ग कितने होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कि क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे च वर्ग में कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ, य। ऐसे ट वर्ग में कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण। ऐसे त वर्ग में कौन से आते हैं? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, भ। अब आपका काम क्या है? जितने भी व्यंजन है ये सारे के सारे स्वर रहित होते हैं, हलंत होते हैं। तो जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो ये व्यंजन संधि का जो पहला भाग होगा, जैसे मान लीजिए अपन लिख रहे हैं ये दिक, तो ये देखो क हलंत है, ये क क्या है? हलंत है। अब ये क्या कह रहा है? व्यंजन के बाद या तो कोई व्यंजन हो या फिर क्या हो, कोई स्वर हो। अब मान लीजिए यहाँ पर अपन नियम बनाए, जैसे अपन ने लिख दिया गज, तो ये फॉर्मूला देखिए, वर्ग का प्रथम वर्ण है, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग का कौन सा वर्ण आ रहा है? तीसरा वर्ण आ रहा है। तो नियम चलता है जसत्व संधि का, जिसको एघोष व्यंजन संधि कहते हैं अपन। वहां पर क्या होता है कि अगर वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, अब वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं? बोल के बताओ भाई फटाफट, वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं? बोलिए, वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से भाई? सुनील, क, सनोली, च, प। क, च, ट, त, प कौन से हैं? क, च, ट, त, प। अब देखिए ये क्या कह रहा है, अगर वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो तो इस प्रथम वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है भाई? क वर्ग में तीसरा वर्ण कौन सा बोलोगे आप? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा? ग होगा। स्थान पर क्या आ गया? ग, और इधर आ गया गज, इधर आ गया दी, और जब मिलाएंगे तो ये वर्ड बनेगा दिग्गज। क्या बनेगा? ये दिग्गज। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो ये जो प्लस का निशान देख रहे हो, इस प्लस से पहले का ये जो वर्ण आएगा यहाँ पर, ये हमेशा हलंत आएगा, हमेशा हलंत होगा व्यंजन संधि में, ध्यान रख लेना। व्यंजन संधि है तो ये हलंत होगा, सबसे पहली बार जरूरी बात ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी परिभाषा समझिएगा कि व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। इसी तरह देखिए विसर्ग संधि, इसमें ये 2 विसर्ग हैं, इस विसर्ग का या तो स्वर से या फिर व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये तीनों प्रकार की संधि आपको ध्यान रखनी है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर आते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि के प्रकार यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है भाई? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। और 5 में से सबसे पहले जो है दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पर कौन सी है? गुण संधि, तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि, चौथे नंबर पर पढ़ेंगे अयादी संधि, ठीक है, और लास्ट में पढ़ेंगे अपन यण संधि। 5वें नंबर पर पढ़ेंगे यण संधि। ठीक है, तो ये टोटल 5 संधियां होती हैं। पांचों संधि हम लोग पढ़ेंगे। इनमें जो विशेष नियम है जिनको अपवाद के रूप में जाना जाता है और एग्जाम में बहुत आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अपनी ये जो पढ़ाई होगी इसका लेवल जो है बहुत अच्छा होने वाला है, और अपने नोट्स बड़े तरीके से बनाते हुए चले। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग ये संधियां शुरू करेंगे। स्वर संधि समझाऊंगा आज आप लोगों को मैं, स्वर संधि समझाएंगे, और आज के इस वीडियो के अंदर स्वर संधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग अपने रजिस्टर में नोट करने के लिए।
कल भी ले लिया था। कल जो आज स्टूडेंट नए हैं वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार बोल दो समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कुछ दिक्कत यहाँ तक? आ गए सर। गुड। सलोनी आ गई नहीं आई? ठीक है सर। सलोनी ज्वाइन नहीं करी अभी उसने, है ना? और भी जो भी आपके मित्र मंडली है सबको बताएं क्लास के बारे में, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े तो मजे आएंगे। मैं आप लोगों को राजस्थान जीके भी करवा दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना? आपको थोड़ा सा समझा दूंगा राजस्थान जीके के बारे में कि कैसे आप लोग उसका अध्ययन करें, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके बारे में भी कुछ बात बताऊंगा कि कैसे आप वहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड में सवाल सही कर सकते हो। सर जी जीके का पोर्शन बहुत वीक है। हाँ जीके मैं आपको बताना शुरू कर देता हूँ कहां से कैसे शुरुआत करेंगे। आज तो अपन हिंदी की शुरुआत करते हैं, अभी एक बार और स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए, क्योंकि सोच सोच करके ज्वाइन हो रहे हैं स्टूडेंट। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा फीस ले रहा हूं, जबकि आप कहीं भी इस तरह की तैयारी करेंगे तो वहां एक बार फीस आप मालूम कर सकते हो कितना ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। क्योंकि अगर फीस नहीं ली जाएगी तो फिर आप लोग तैयारी भी नहीं कर पाओगे, ये भी आप मानकर चलना, क्योंकि फीस देकर ही चीजों को सीखी जा सकती है। चाहे दो आप 100 रुपए ही किसी को, बिना फीस के कभी कोई तैयारी हो ही नहीं सकती जिंदगी में, ये ध्यान रख लेना इस चीज को आप। अब देखो बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि, किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्वर संधि, ठीक है। अब देखिए स्वर संधि को, अब पहली बात तो ये देखिए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है भाई? 5 प्रकार की। ठीक है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। माइक तुरंत बंद कर दीजिए, है ना? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब देखिए स्वर कितने होते हैं भाई? 11 होते हैं? 11 11 होते हैं। ये 11 स्वर होते हैं, ठीक है। अरे क्या हो रहा है सुनील, किसका ऑन है? सर मेरा नहीं है। चलो कोई नहीं, सामने देखो बेटा। अब देखिए सबसे पहला स्वर आता है ए, उसके बाद कौन सा स्वर आता है? आ, इसके बाद कौन सा आता है? ई, इसके बाद कौन सा है? फिर आता है ऊ, फिर आती है री, फिर आता है ए, फिर आई, फिर उसके बाद है ओ, फिर आता है औ। ये 11 स्वर होते हैं। ये 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। चलो इसमें अब फीचर बहुत अच्छे आ गए हैं। मैं सबको म्यूट कर दूंगा तो फिर आप बोल नहीं पाओगे, इसलिए कर नहीं रहा मैं आप लोगों को। सुनिए देखिए बेटा, ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ, ये क्रम आप लोगों को ध्यान है। ये 11 क्या है? स्वर है। इन 11 स्वरों से हम संधि के जो 5 प्रकार हैं, कौन कौन सी संधि है 5 प्रकार की? नंबर 1 कौन सी है? दीर्घ संधि। नंबर दूसरी कौन सी पढ़ेंगे? गुण संधि। नंबर तीसरी कौन सी पढ़ेंगे? वृद्धि संधि। नंबर चौथी कौन सी पढ़ेंगे? अयादि संधि। नंबर 5वीं कौन सी पढ़ेंगे? यण संधि। पांचों संधि एक ही नियम में, एक ही तरीके से कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि हम अब कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की तैयारी, तो हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे आसानी से सरल शब्दों में हम इस संधि को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिएगा बेटा कि ये जो शुरू के जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं आपको, यहां री तक, कहां तक दिखाई दे रहे हैं? ए आ ई ऊ और री, यहां तक दिखाई दे रहे हैं। तो आपका काम क्या है कि पहली संधि जो है जिसका नाम है दीर्घ संधि, पहली संधि है जिसका नाम क्या है? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि क्या कहती है कि इन वर्णों के बाद अगर यही वर्ण आ जाए, भाई दीर्घ संधि में क्या होता है? दो समान स्वर होते हैं, दो समान स्वर आपस में मिलाएंगे, समान मतलब एक जैसे। तो ये जो शुरू के वर्ण दिखाई दे रहे हैं री तक,
अगर इन वर्णों के बाद यही वर्ण आ जाएं, लघु छोट, लघु दीर्घ, दीर्घ दीर्घ, लघु दीर्घ या दीर्घ लघु, ऐसे किसी भी 4 तरह से पढ़ी होगी आप लोगों ने पहले कभी, तो उसमें ध्यान आ जाए आप लोगों को। तो देखिएगा यहां सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि को सीख रहे हैं। किसको सीख रहे हैं? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का नियम क्या है कि यदि ए या आ, ई या ई, ऊ या ऊ या फिर री, हालांकि री जो है संस्कृत में चलती है इसलिए यहां पर इसको नहीं समझा रहे अपन। ए या आ, ई या ई, ऊ या ऊ के बाद कोई समान लघु या दीर्घ स्वर हो तो क्या हो जाता है? देखिए, अगर इन स्वरों के बाद में कोई समान या तो लघु स्वर हो या दीर्घ स्वर हो तो इस ए या आ को तो क्या हो जाएगा? आ। ई या ई को क्या हो जाएगा? ई। ऊ या ऊ को क्या हो जाएगा? ऊ। यानी दीर्घ एकादेश, दीर्घ एकादेश हो जाता है। अब सुनिएगा ध्यान से, जब भी आप नियम लिखेंगे अपनी कॉपी में, रजिस्टर में, तो ध्यान रखना 2 तरह से लिखना। यानी ये पहली लाइन है, इसको फर्स्ट लाइन ही बनाना। सपोज करो आपकी कॉपी में लाइन यहां तक लिखी गई तो इस लाइन को फिर यहां लिख लेना, ये लाइन थोड़ी और नीचे खसका लेना। कुल मिला के 2 तरह से लिखना है। तो यहां पर देखिए पहचान ध्यान रखना, पहचान क्या है इसमें? दीर्घ मात्रा। पहचान क्या है? दीर्घ मात्रा। भाई आ की मात्रा ये होती है, बड़ी ई की मात्रा ये होती है और बड़े ऊ की मात्रा ये होती है। तो ये दीर्घ मात्रा को पहचानना है आप लोगों को। सिचुएशन क्या होती है चारों में से, यानी ये जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं इनमें क्या रहती है? अगर ए के बाद में अगर ए आ जाए तो भी क्या बनेगा? आ। अगर ए के बाद में अगर आ जाता है तब भी क्या बनेगा? आ। और अगर आ के बाद में ए आ जाता है तब भी क्या बनेगा? आ। और अगर दोनों ही दीर्घ होते हैं आ प्लस आ तो भी क्या बनेगा? आ। तो ये 4 कंडीशन होती हैं इसमें। ऐसे ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई। समझ नहीं बेटी? अब बेटा ये ध्यान रखो, यहां पर 2 तरह से चीजें सीखनी है। एक तो आपको जो दिक्कत आती है कि मात्रा छोटी कब हो जाती है, बड़ी कब हो जाती है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि अपने जितने भी स्वर हैं, कौन कौन से स्वर हैं? एक तो है ए, एक है आ, दूर दूर लिख देते हैं। एक तो है ए, एक है आ, एक है ई, एक है ई, एक ऊ और एक ऊ। सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, और स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आ रही है बेटा? नहीं सर, सही चल रहा है। सर सही चल रहा है। नहीं सर सही आ रही है। सही चल रहा है। ठीक है बेटा, ना एक बार चेक कर लो, हो सकता है नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत आ जाती है बीच बीच में। नेट को बिल्कुल बचा के रखा करो शाम तक, ठीक है? और वो टिकटॉक वाले वीडियो चलते हैं ना फेसबुक पे, उनको मत देखा करो, उनको देखने से फटाफट नेट गायब हो जाता है। अब देखो बेटा, कंडीशन क्या है कि यहां स्वर पहले भी होगा और स्वर बाद में भी होगा, क्योंकि स्वर संधि का फॉर्मूला क्या है? स्वर प्लस स्वर। अब यहां पर देखो, ये जो स्वर आएगा, ये जो शब्द होगा, इसमें तो अंतिम वर्ण की देखना है, और ये जो प्लस के बाद होगा ये शुरुआत का हो गया। तो कुल मिलाकर ऐसे शब्द बताओ जो ऐसे शुरू होते हो, ए स्वर से शुरू होते हो, बताओ भाई। जैसे अरि, जैसे अंत, ठीक है ना, जैसे अधिक, जैसे आराम। राम लिखो, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, ऐसे ही बताओ जो आ से शुरू होते हो, जैसे आवाज है, कौन सा वर्ण है? आवाज। जैसे शब्द है, जैसे आगत शब्द है, ठीक है ना, आरंभ। आग शब्द है, जैसे आले शब्द है,
क्या हो रहा है भाई, माइक करो। माइक ऑफ कर बेटा। चलो ध्यान सुनो, ऐसे ई से शुरू होने वाला देखो, जैसे अपन बोलते हैं ईस्ट, इच्छा, इंद्र, ठीक है ना। इसी तरह बड़ी ई से शुरू होने वाले शब्द देखो, ईश्वर, ईश, ईक्षक, ईक्षा। इसी तरह ऊप से शुरू होने वाले, छोटे ऊ से शुरू होने वाले, जैसे अपन बोल रहे हैं उत्सव, उज्जवल, उत्साह, उमंग, ठीक है ना, उल्लास, उल्लंघन, ये छोटे ऊ। और बड़े ऊ से शुरू होने वाले होते हैं ऊर्मी, ऊर्जा, ऊष्मा, इसमें बड़ा ऊ आता है। अब बेटा सुनो, ऐसे भी शब्द बताओ जो ए पे अंत होते हैं। जैसे मान लीजिए अपन यूं लिख रहे हैं नर, तो नर का जो रे है, इस रे में कौन सा स्वर आता है बताइए, रे में कौन सा स्वर आता है, ए आता है नहीं आता। जैसे अपन लिख रहे हैं बालक, जैसे अपन लिख रहे हैं राम, जैसे अपन लिख रहे हैं कृष्ण, तो ये ए वाले हैं। इसी तरह आ पे अंत होने वाले कौन कौन से आएंगे ये सुनिएगा। जैसे अपन लिखते हैं लता, जैसे अपन लिखते हैं रमा, रमा का मतलब होता है लक्ष्मी, लता का मतलब होता है बेल। ऐसे ही उमा, उमा का मतलब होता है पार्वती जी, ठीक है। ऐसे ही देखिए महा, महा का मतलब होता है बड़ा, विशाल। इसी तरह देखो तथा, यथा, इनमें सब में आ रहा है। ऐसे ई पे अंत होने वाले जितने भी उपसर्ग हैं, जैसे अति, नी, वी, अधि, अपि, कवि, रवि, मुनि, ऐसे सारे शब्दों के अंदर छोटी ई आती है। बड़ी ई वाले देखो जो अंत होते हैं नारी, पार्वती, ठीक है, स्त्री, पत्नी, श्रीमती, ये बड़ी आती है। ऐसे ही छोटे ऊ पे अंत होने वाले जैसे शब्द है गुरु, वधु, वधु नहीं सॉरी, वधु में बड़ा ऊ आता है, गुरु, लघु, ठीक है ना, ऐसे यदु, इस तरह से शब्द आते हैं छोटे ऊ। और बड़े ऊ के अंदर जैसे वधु, चमू, जम्बू, ये बड़े ऊ आते हैं। अब बेटा सुनो ध्यान से, अब नियम समझो। एक तो पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक रफ कॉपी में लिख लेना इनको। इनमें सारे के सारे आपको नए नए उदाहरण बनाने हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे उदाहरण बनेंगे नए नए। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखिए अपना काम क्या है बेटा, इनमें से अगर ई वाले नियम बनाते हैं, जैसे ये आ गए अपने ई के, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि दो सिचुएशन है, प्लस से पहले और प्लस के बाद में। तो मैं यहां से इधर से मिटा देता हूं, पहले ई वाले समझा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, देखो इधर सुनो भाई। जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया, ई के अंत होने वाले ये वाले वर्ण ले रहे हैं, इनमें से कोई सा भी ले लिया। जैसे आपने ले लिया अति, और उसके बाद में ई से शुरू होने वाला चीज छोटी हो या बड़ी, कोई सा भी ले लीजिए। मान ले अति और प्लस ईस्ट ले लिया। अब देखो नियम लगाओ, नियम क्या बन रहा है, इधर कौन सा स्वर आ रहा है ई, और इधर कौन सा स्वर आ रहा है ई के बाद ई आ रही है, यानी कि इन स्वरों के बाद यही स्वर आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे, तो ये दोनों मिलकर दीर्घ एकादेश हो जाता है। तो ई प्लस ई को मिलाकर क्या बनेगा भाई, दीर्घ। और इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, अत हलन। अब ये मात्रा इसमें मिलाएंगे और ये वर्ड क्या बनेगा, अतीष्ट। वर्ड क्या बनेगा भाई, ये शब्द क्या बन गया, अतीष्ट। बोलो समझ में आया नहीं आया। यस सर। कवि और प्लस ईश्वर। तो अब देखो नियम क्या है, ई के बाद ई आ रहा है, तो चाहे लघु ई हो या दीर्घ ई हो, ई के बाद ई आ रहा है, दोनों मिलकर एक बनेंगे और क्या बनेगी, बड़ी ई।
दोनों मिलकर एक बनेंगे और क्या बनेगी? बड़ी। तो बताओ क्या बना ये शब्द, क्या बन जाएगा? कभी इधर स्वर, इधर क्या हो? हलन, और क्या बना? कवीश्वर। क्या बन गया इधर? ये कवीश्वर बना नहीं बना? और देखो, हम यूं कह रहे हैं नारी और प्लस इंद्र, नारी प्लस इंद्र, बताओ क्या बनेगा वर्ड? बेटा बंद करो माइक। ई प्लस ई, तो क्या बनेगा? दीर्घी। दीर्घी बनेगी नहीं बनेगी? यानी दोनों मिलकर एक बन रहे हैं, दोनों मिलकर एक बन रहे हैं। और इधर बन गया नार हलंत, और मिलाएंगे तो क्या बन गई है? नारिंद्र। क्या बन गई है? नारिंद्र। बनी नहीं बनी? एक बार इन वर्ड का वो लो, देखो अब मैं इनको मिटा रहा हूं सबको। अब मेरे से एक तो चीज ये सुन, भाई लिखने का उद्देश्य क्या था बेटा? कि ये सारे शब्द आपको एक दूसरे से मिलान कर करके और नए नए शब्द बनाने हैं। किसी के माइंड में ये सवाल है कि छोटी मात्रा क्यों आ रही है? कभी तो ये छोटी मात्रा आ रही है, बड़ी मात्रा आ रही है। इसका मतलब समझ गए ना? शब्द जो होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो छोटी मात्रा पे खत्म हो रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बड़ी मात्रा पे खत्म होते हैं। तो उस शब्द को लिखा कैसे जाता है, ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। समझ बैठी? स्क्रीनशॉट ले एक बार, फिर मैं आपको बहुत सारे उदाहरण की प्रैक्टिस करवाता हूं। देखो एक साथ अभी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? एक बच्चा कौन चला गया है ये? हाँ सर। विशाल, क्या समझ में नहीं आया बेटा? विशाल, विशाल आ रहा है सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ठीक है, चलो बंद कर दो, माइक ऑफ करो। आपके बैकग्राउंड म्यूजिक आता रहता है, या तो फिर ऐसी जगह पे बैठो जहां दिक्कत नहीं हो आपको। अब वापिस से समझना सारे उदाहरणों को, और खुद संधि विच्छेद बना बना करके करना है। देखो कितना सरल है, इस संधि को समझना बहुत आसान है। अगर आपने शब्दों को समझ लिया तो फिर आप समझ जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा कवीश, मैंने लिखा रवीश, मैंने लिखा मुनीश, मैंने लिखा महेंद्र, मैंने लिखा महेश्वर, मैंने लिखा सतीश। ठीक है, चलिए ऐसे एक वर्ड और लिख देते हैं, जैसे अभीष्ट, जैसे परीक्षा। चलो बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। अब सुनो भाई, अब ऐसे शब्द है, सबके अंदर एक कॉमन बात देखो क्या दिखाई दे रही है। सबके अंदर कॉमन बात, सबके अंदर दीर्घी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही नहीं दे रही? ई पहचान है अपनी शब्द के बीच में। अब आपका टुकड़े करना है इनको, यही से टुकड़े होंगे ये, इस मात्रा के यहां से संधि विच्छेद करना है इनका। तो बताओ कैसे करोगे संधि विच्छेद? बोलो। इसमें दो शब्द हैं, कवीस में दो शब्द है बेटा, कवीस में दो शब्द है। कौन कौन से हैं दो शब्द? कवि और ईश। कौन से दो शब्द हैं? बोलो। कभी प्लस ईस। कवि प्लस ईश। कौ प्लस इस। अगर मान लो कि कवि ऐसे लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कौ हलन हाँ, प्लस इस। है ना? ये बताओ कवि गलत है सही है? गलत है जो मैंने लिखा है? गलत है। गलत है ना? छोटा वाला लगेगा सर। बैटरी का नहीं, कवि और धन की नहीं पड़ेगा। माने ई। यहाँ पे कौन सा स्वर है? ई। उसके बाद कौन सा स्वर है? ई। ई के बाद अगर ई आता है तो दोनों मिलाकर बना देते हैं। बेटा ये किस ये घर पे बच्चे आ रही पीछे से? एक तो ये सुनो बेटा, स्क्रीन पे टच करो, तुरंत माइक आता है, तुरंत बंद कर दिया करो। भावना, भवानी क्या नाम है तुम्हारा? भवानी, भवानी शंकर, बंद करो माइक।
क्या ये अरे ला को ला सोन एक भवानी इसको बंद करना स्क्रीन पे टच करके। मूवी दिख भी जो हमारी आवाज भी क्या होना सो मुंह बात कर सको सर देखना सुनता हो तो। भवानी, भवानी शंकर, चला यो मैं तो पेट्रोल हाँ थोड़े तो मैंने क्या हो रहा है सर? अरे सुन ही नहीं रहा। अरे भवानी शंकर सुन रहे नहीं देखो। भाई माइक बंद कर ले। अब सबका ही म्यूट कर दिया मैंने, किसी का ऑन नहीं होगा। सुनो ध्यान से, सुनते रहो, पढ़ते रहो पहले ना। इधर सुनो। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें दो वर्ड है रवीश, तो रवीश के अंदर क्या होगा, रवि धन ईश। तो रवि कैसे लिखा जाता है, ये रवि और ये धन ईश, रवि धन ईश। ऐसे मुनीश में दो शब्द है बेटा, मुनीश में दो शब्द कौन से हैं, मुनि और इधर क्या है ईश, मुनि धन ईश। इसी तरह जो महेंद्र शब्द है, मही का मतलब होता है पृथ्वी और इंद्र का मतलब आप जानते हो, इंद्र भगवान जो थे, मही प्लस इंद्र, महेंद्र। इसी तरह देखिए यहाँ पर महेश्वर है, तो इसको अपन करेंगे मही और धन ईश्वर, महेश्वर हो जाएगा। इसी तरह देखिएगा सतीश, तो सतीश का क्या करेंगे, सती और धन ईश, सतीश हो जाएगा। अभीष्ट का क्या बनेगा, अभी और धन ईष्ट, ये क्या बन जाएगा, अभीष्ट। अब इनके अंदर देखो, सबके अंदर वही स्थिति आ रही है, यानी स्वरों की मात्रा देखो, ई के बाद ई के बाद ई के बाद ई, इधर देखो ई के बाद ई के बाद ई। अगर संधि विच्छेद, दो तरह से क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। एक तो आता है आपको ये शब्द देंगे और कहेंगे कि इसका संधि विच्छेद करो और संधि का नाम बताओ। तो संधि विच्छेद जब करेंगे तो दो समान स्वर लेके आएंगे, इस तरह से बड़ी मात्रा लगी होगी तो इस तरह से संधि विच्छेद करेंगे। और अगर संधि विच्छेद करके दे दिया तो आपसे कहेंगे कि इसको संधि बनाओ, इसको संधि बनाओ, तो मतलब इसको आपको जोड़कर लिखना है। तो आप तो देखो डायरेक्ट समझ में आ गया होगा, अगर ई के बाद ई आ रहा है, ई के बाद ई आ रहा है, तो एक ई को तो हटा दो और ये जो लघु ई है इसको बना दो दीर्घ, एक ई को हटा दो, ये हट गई, और इस वाली को दीर्घ बना दो। तो देखो क्या बन जाएगा, इसको जब हटा देंगे तो इसको बड़ी कर दो, तो ये बड़ी करके और इस ई को हटाया तो ये देखो वापस शब्द बन गया कवि। इसी तरह एक ई को हटाओ और एक को बड़ी बना दो और बन जाएगा। जो बड़ी है उसको नहीं छेड़ना है, बड़ी को ऐसी रहने दो, एक ई को हटा दो, ये मही, इस ई को हटा दो और ये जुड़ गया महेंद्र। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये वर्ड आपको समझ में आ जाएंगे। तो हाँ या ना, समझ में आ गया बेटा, मैसेज करके बोल सकते हो आप लोग। चलिए मैंने वो कर दिया आप सबको, अब बोल सकते हो आप, बोलो। हाँ सर आ गया। यस सर। समझे ना, नहीं समझे बताओ मुझे। एक बार रिपीट कर दो सर प्लीज। ठीक है, कौन बोल रहा है, रिपीट करने की कौन बोल रहा है, रिपीट आ करने गए की सर कौन बोल रहा समझ। रिपीट थोड़ा सा सर, मात्रा नहीं, कौन चेंज कैसे हो रही है? रहा है? विशाल। अच्छा विशाल बोल रहा है, मैं सोचा भवानी है, ये भवानी को ध्यान ही नहीं है कहाँ पढ़ रहा है। इधर सुन बेटा, इधर देख क्या है? जो भी आपको ये संधि के शब्द दिखाई दे रहे हैं,
दीर्घ संधि जब भी होगी तो शब्द के बीच में बड़ी मात्रा नजर आएगी, ठीक है। जैसे और उदाहरण समझिए, जैसे मैंने लिखा अधीक्षक, मैंने लिखा परीक्षा, ठीक है ना। इधर देखिए फणींद्र, ठीक है, शनीश्वर, ये दे दिया। अब बताइए यहां पर इनका संधि विच्छेद करो, ये बड़ी मात्रा दिख रही है ना, तो इसमें अधि प्लस ईक्षक, अभी मैंने बताया ना अधि कैसे लिखी जाती है, अधि उपसर्ग है, हमेशा छोटी मात्रा आती है इसमें। ईक्षक कैसे लिखा जाता है, ये बड़ी मात्रा ईक्षक। ऐसे परीक्षा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, परिधान ईक्षा, क्या बन गई है, परीक्षा। ऐसे फणिंदर करेंगे तो क्या करेंगे, फणी के अंदर बड़ी मात्रा आती है, ध्यान रख लेना। फणी का मतलब सांप होता है, सांपों का स्वामी, इंद्र का मतलब स्वामी, ठीक है ना, सांपों का स्वामी फणिंद्र। ऐसी शनि महाराज जानते हो आप, शनि में छोटी आती है, शनि प्लस ईश्वर, शनीश्वर बनता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह हो रहा है कि ये जो स्वर दिखाई दे रहे हैं आपको, इन स्वरों के बाद यही स्वर दिखाई दे तो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। क्लियर सबको, विशाल समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया सर। ठीक है, तो अब हाँ स्क्रीनशॉट सर, आ ले लो। गया। अभी और उदाहरण करवाता हूं मैं आप लोगों को। अब आप खुद करेंगे, मैं ऊ वाले उदाहरण बता रहा हूं, उनको मिला करके खुद लिखेंगे। ये स्क्रीनशॉट लेते चलो, ये उदाहरण आपको नोट करने अपने रजिस्टर में, या फिर आपके पास होगी कोई बुक, उसके अंदर देखना आप, तो है ना, उसमें से ज्यादा उदाहरण करना। देखो ध्यान से, जैसे मैंने यूं लिखा लघु और प्लस उत्तर, मैंने लिखा गुरु प्लस उत्सव, मैंने यहां लिखा वधु और प्लस उल्लास, ठीक है ना। इसी तरह यहां पर भानु और प्लस उदय। अब बताओ कैसे बनाओगे इनका, अगर ये संधि विच्छेद दे दी तो इनका शब्द बनाना है। अब आपको देखो रूल वही फॉलो करो, ऊ के बाद ऊ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऊ के बाद ऊ आ रहा है, तो काम क्या करना है, एक ऊ को हटाना है, दूसरा वाला जो ऊ होता है अगर वो लघु है तो उसको दीर्घ बना देना है, दीर्घ है तो उसको छोड़ देना है, और वापिस जोड़ दो इनको। बताओ क्या बनेगा शब्द, लघुत्तर। भाई ऊ प्लस ऊ दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, दीर्घ ऊ। इधर बचेगा तर, इधर बचेगा लघ हलन, ऊ की मात्रा इसमें जोड़ देंगे और ये वर्ड बन गया लघुत्तर। क्या बन गया, ये लघुत्तर बन गया। बना नहीं बना? अब बताओ, यहां देखो बेटा, एक ध्यान रख लेना, छोटा रू तो ये होता है और बड़ा रू ये होता है, छोटा रू ये होता है और बड़ा रू ये होता है। तो अब आपको करना क्या है, चेंज क्या करना है, गुरु उत्सव में एक ऊ को हटा देंगे और इसको यूं कर देंगे गुरु उत्सव, डायरेक्ट बना दिया मैंने। समझ में आया नहीं आया, बोलो किशु, बंद मत करो। हाँ सर। अरे यस आगे सर। देखो उल्लास है, क्या करोगे, वधु प्लस उल्लास को। अब इसको आपको चेंज नहीं करना है, वधु है एज इट इज लिख दो वधु, इस ऊ को हटा दो और मिला दो, ये क्या बन गया, वधु उल्लास। बन गया नहीं बन गया? अब बताओ भानुदा क्या क्या बनेगा, भानु प्लस उदय, भानुदय बन गया, बना नहीं बना? यस हाँ सर। सर। चलिए अब इसका संधि विच्छेद करेगी पायल, सिंदूर का, सिंदूर का संधि विच्छेद करेगी पायल। बोल बेटा, बोलो, इसमें दो शब्द है सिंदूर शब्द में, कौन कौन से हैं, पायल, हेमलता, प्रांजल, तीनों में से कोई भी बोलो भाई।
बोलिए जल्दी, देखो बोलते नहीं है, टाइम लगा देते हो आप ये। सर सिंध प्लस उर्मी। सिंध क्यों आएगा? सिंधु प्लस उर्मी। सिंधु प्लस उर्मी आएगा ना, ऊ प्लस ऊ लाओ। अब बताओ सिंधु कैसे लिखा जाएगा? सिंधु कैसे लिखा जाएगा? ठीक है। और उर्मी में बड़ी ऊ आती है, लिखवाया था ना, उर्मी, उत्साह, ऊर्जा, बड़ा ऊ आता है उसमें। एक बार वर्ड सीख लीजिए, शब्द, यही सारे शब्द जो है अलग अलग नियमों में रिपीट होते रहेंगे, शब्द यही आ रहे हैं। सिंधु प्लस उर्मी, तो सिंधु प्लस उर्मी आपने बना दिया अच्छी तरह से। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं, देखो ये वर्ड दे दिया, और बताओ अब क्या करोगे संधि विच्छेद इसका? सिंधु प्लस उल्लास। उल्लास। सिंधु कैसे लिखते हैं, समझ में आ गया ना, सिंधु को कैसे लिखते हैं? हाँ सर। और उल्लास, उल्लास, सिंधु प्लस उल्लास। आगे देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं, बोलिए इसको क्या करोगे? विष्णु प्लस उत्सव। वेरी गुड। विष्णु प्लस उत्सव। अब मुझे बताओ विष्णु कैसे लिखा जाता है? छोटा हुआ आता है विष्णु में, और उत्सव, ये उत्सव हो गया, विष्णु प्लस उत्सव, विष्णु उत्सव हो गया। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर। ठीक है। अब ए और आ वाले बताना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा विद्यार्थी, तो इसका तो आप बड़े आराम से बता दोगे फटाफट। बताओ क्या बनेगा विद्यार्थी का? विद्या प्लस आरती। आरती नहीं, अर्थी। अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला। विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, आरती। विद्या को वाला, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है। अब देखिए विद्यालय, बताइए क्या बनेगा? विद्या प्लस आलय। आलो। विद्या प्लस विद्या आलय। आलय। ठीक है। आगे देखिए, जैसे मैंने ये लिखा विद्यागमन, बताइए क्या करोगे संधि विच्छेद? विद्या प्लस विद्या आगमन। प्लस आगमन। वेरी गुड, क्या करेंगे? विद्या प्लस तम। आगमन, विद्या प्लस आगमन। बोलिए क्या बनेगा? चिकित्सालय। सिक्स प्लस आलो। चिकित्सा, प्लस चिकित्सा, आलय। क्या बनेगा? चिकित्सा और प्लस प्लस आलो। आलय। चिकित्सालय। अच्छा चलिए ये बताइए दैत्यारी, दैत्यारी में बताइए दो शब्द ढूंढो कौन कौन से हैं? दैत्य प्लस आरी। आरी दैत्य नहीं, प्लस आरी। शत्रु, दैत्य प्लस आरी। दैत्य प्लस आरी। प्लस अरी। अरी का मतलब होता है शत्रु, दैत्य प्लस अरी, राक्षसों का जो शत्रु है। ठीक है। आगे सुनिए, कंसारी, बताइए क्या करेंगे कंसारी का? ढूंढो दो सार्थक शब्द ढूंढो, क्या करेंगे कंसारी का? कंस प्लस आरी। कंस प्लस अरी, कंस का शत्रु, कंसारी, कंस कंस प्लस आरी। अरी। इसका करे भाई पीताम्बर का, पिता प्लस पीताम्बर का आंबर। पिता प्लस अंबर। पीत और प्लस अंबर, पीताम्बर, पीत प्लस अंबर। अब बताओ समझ में आई नहीं आई है? यस सर आ आई गया। सर आई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है ये,
ये जितने भी संधियां पढ़ी है इसका आप खुद शब्दों को जोड़ जोड़ करके नए शब्द बनाओगे एक रफ रजिस्टर में, और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करोगे किस किसने प्रैक्टिस करी है। अभी जो मैंने शुरू में शब्द लिखवाए थे ना आप लोगों को सारे के सारे, शुरू के अंदर लिखवाए थे ना शब्द, ए से शुरू और ए पे अंत होने वाले, ऐसे आ पे शुरू होने वाले और आ पे अंत होने वाले, ऐसे ई पे शुरू होने वाले और ई पे अंत होने वाले। दीर्घ ई से शुरू होने वाले अंत होने वाले दोनों लेंगे। अब इस तरह से आप लोगों को ये बना लेना है, जैसे अभी मैंने लिखा है आरी, ठीक है, अंत, अधिक, ठीक है, अति, अधि, अपि, ये सारे के सारे में देखो ए आ रहा है। अब ये ए पे अंत होने वाले लेने, ए पे अंत होने वाले जो रहते हैं वो कैसे लेंगे, जैसे बालक, जैसे नर, जैसे उप, जैसे राम, जैसे कृष्ण, ठीक है, जैसे बाल, ऐसे शब्द है। ऐसे आप देखिए आप पे अंत होने में याद कर लेना, गंगा, रमा, उमा, सीता, महा, तथा, यथा, वसुधा, ऐसे याद कर लेना है। आप देखिए यहां पर आप पे शुरू होने वाले कौन से हो गए, आले, आवास, आगम, आगत, आगमन, ठीक है ना। और चलिए इस तरह से कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अभी ई पे देखो, ई पे अंत होने वाले, जैसे मैंने लिखा अति, तो ये ई पे अंत हो गया, अधि, अपि, कवि, मुनि, रवि, ठीक है ना, ये ई वाले हो गए। ई पे अंत होने वाले कौन से, ये देखो, इंद्र, ईष्ट, इच्छा, ठीक है, इंद्र, ईष्ट, इच्छा है। और बड़ी ई पे देखो, एक याद रख लेना, ईक्षा, ईक्षा, ईश्वर, ईश्वर। ऐसे अंत होने वाले अपन लिख देते हैं, देखो, नारी, स्त्री, पत्नी, श्रीमती, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इन सारे शब्दों से मिलान करके आपको वर्ड बनाने हैं। वर्ड कैसे बनाने हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर ये जो है इसके साथ में ए वाले मिलाओगे, आ वालों के साथ आ वाले मिलाएंगे, या ए वाला भी मिला सकते हो। जैसे मान लीजिए एक वर्ड बता देता हूं मैं, जैसे गंगा है, इस गंगा शब्द के साथ में आपको ये सारे शब्द मिलाने, ए वाले सारे, फिर आपको ये आ वाले मिलाने। जैसे गंगा के साथ में आप मिलाओ आगम, तो बताओ वर्ड क्या बनेगा भाई, बताओ क्या बनेगा। गंगा प्लस आगम लिख दिया, आ के बाद आ रहा है, एक आ को हटा दो और एक आ बना रहेगा, तो शब्द क्या बन गया, ये गंगागम। गंगागम यानी गंगा आगम, गंगागम। अब मैंने इसको गंगा को रहने दो यहां तो, और इसके साथ जोड़ दो आगमन, तो बताओ क्या बनेगा, गंगागमन, आगमन हो गया। गंगा रहने दो और इसके साथ जोड़ दो आल्ले, तो बताओ क्या बनेगा शब्द, बोलो क्या बनेगा, गंगालय, 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 तो ध्यान से गंगालय, रमा के साथ मिलाओ, उमा के साथ मिलाओ, और इधर बालक के साथ, नर के साथ, ऐसे इन शब्दों को मिलाओ, देखो कितने सारे शब्द सीख जाओगे आप। फिर आप इनमें से ई वाले पकड़ लेना, कि इसमें देखा अति ले ली, इस अति के साथ में पहले छोटी ई वाले मिलाओ, फिर बड़ी ई वाले मिलाओ। अब मान लो मैंने अति के साथ में ईश्वर लिखा, तो क्या शब्द बनेगा, बोलो, अति के साथ अतीश्वर, अतीश्वर,
क्या बनेगा? अतिस्वर। अतिस्वर बनेगा। अति ले लो और अति के साथ ईक्षा लिखो, ईक्षा, तो बताओ क्या बनेगा? अतीक्षा। क्या बनेगा? अतीक्षा बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब मान लो मैंने वी ले लिया और वी के साथ ईक्षा बनाओ तो क्या बनेगा? विक्षा। क्या बनेगा? वीक्षा। भिक्षा। बोलो, समझ में आई नहीं आई आप लोगों को? आई सर। यस सर। यही है, यही प्रैक्टिस करोगे आज। 1 घंटा और पढ़ाई करोगे अभी और स्वर संधि को बिल्कुल क्लियर कर लोगे। सारे उदाहरण पढ़ोगे, जो भी बुक है आपके पास, चाहे 6ठी से लेकर के 12वीं कॉम्पिटिशन लेवल, कुछ भी, तो सारे उदाहरणों को एक बार पढ़ लेना आज। ओके सर। स्क्रीनशॉट लेने दो सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और बनाना है खुद को। अच्छा ठीक है, नीचे लो। ठीक है, साफ कर लो। ले लिया। ठीक है, मैं इस रिकॉर्डिंग क्लास को ऑफ कर देता हूं यहीं पर। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट संधि के बारे में।